हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़रूरी होता है मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है सबको पता है कि हाँ जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस जो होती हैं उनकी स्टडी जो होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, आज हमने एक क्विक रिवीजन करनी है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, कि जो मैकेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती है उसको हम करेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैकेनिज्म का मतलब क्या है। मैकेनिज्म का मतलब है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ पार्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक पर्टिकुलर रिएक्शन कैसे होती है उसकी पूरी जानकारी हमें मैकेनिज्म देता है। जो वो प्रोसेस होती है उसे हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसके दौरान ट्रांजिशन स्टेट्स भी बनती हैं और इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं। इंटरमीडिएट्स का मतलब है रिएक्शन के होने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जो बीच में मटीरियल बनते हैं, ठीक है, वो इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें नोटेशन क्या है, हमें सिंपली ये बताना है कि अगर मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट है तो उसमें क्या होता है, जो एरो होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एरो हमें बताता है कि रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये एरो जो कर्व वाला होता है ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, हाफ कर्व हो तो वो हमें बताता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक सी है। कर्व एरो नोटेशन क्या बताती है, हाफ हेडेड एरो क्या बताता है, यह आपको पढ़ना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डबल हेडेड एरो है तो वो बताएगा कि हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं वो एक दूसरे के ये सेम है, एक दूसरे के जैसे हैं, जैसे कि दो बेंजीन के स्ट्रक्चर इन्होंने दिखा रखी है। ठीक है, तो इनको डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। ठीक है, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना, ठीक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मैकेनिज्म में। ठीक है, तो अगर कोई बॉन्ड टूटता है तो टूटने के बाद वो कैसे जो है प्रोडक्ट दे रहा है, कैसे इंटरमीडिएट दे रहा है या कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो जो हमारा बॉन्ड क्लीवेज है वो या तो होमोलिटिक होगा या होगा हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक का मतलब है होमो सेम सेम, दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के दो एटम हैं, वो दोनों एक दूसरे से अलग होंगे और सेम सेम एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेंगे। ठीक है, दैट इज, और वो हमें देगा फ्री रेडिकल्स, तो दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज। इसके बाद हमारे पास होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब है हिटेरो, मतलब एक के पास ज़्यादा है एक के पास कम, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो यहाँ पर एक कटायन और एक अनायन बनेगा, जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ, बता दिया कि किस तरीके से क्लीवेज है, होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो इसके ऊपर बनता है, बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर, होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, दूसरा आगे जो हमारा पार्ट है वो है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का, कि अगर रिएक्शन होगी तो उसमें कैसे इंटरमीडिएट्स होंगी। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होती है उसके बीच में जो अनस्टेबल रिएक्टिव सब्सटेंस बनते हैं उन्हें इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। ये नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं, फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, इनमें हमें फर्स्ट पढ़ना है कार्बोकटायन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोकटायन। कार्बोकटायन, कार्बन के पास कटायन है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कि जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरीके से होगा कि जो लिविंग ग्रुप है वो अपने लोन पेयर साथ में लेके चला गया। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जनरेट होगा कार्बोकटायन, ऐसा कटायन जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। गॉट इट। ये बनता कैसे है, बनने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। एक तो सबसे पहले सीधा इनका आयोनाइजेशन कर दें, तो फर्स्ट मेथड मेरे पास है डायरेक्ट आयोनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा जब भी मैं क्या करूँगी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब है अल्कीन, अल्कीन के का जब मैं क्या करूँगी, हाइड्रोजनेशन करूँगी या उसे प्रोटॉन देने की कोशिश करूँगी, तो क्या हो जाएगा, जहाँ ये क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल अट्रैक्ट H पॉजिटिव, ठीक है, एंड विल मेक अ बॉन्ड विद द H एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू CH3
इनमें से एक, मान लो मैंने बता दिया कि CH2 जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है अपने लोन पेयर खर्च करके। जब ये डबल बॉन्ड का लोन पेयर इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, तो इस कार्बन के पास बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ कार्बोकटायन। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीके हैं, डीआयोनाइजेशन करके, सुपर एसिड से रिएक्शन करके, या लोन पेयर किसी के पास है तो उसे हाइड्रोजन देके, इन तरीक़ों से बना सकते हैं। आप एक बार ले लेना, एक बार नज़र मार लेना इस पर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, अब इनका दूसरी बात, क्योंकि लंबा चैप्टर है और हमें समराइज़ करना है थोड़ा जल्दी, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से करा रही हूँ। इसके बाद इनमें स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर आपको पता है कि जब कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन है हमारे पास CH4 में, ठीक है, तो CH4 में आपको पता है 1 2 3 एंड 4, ये 4 हाइड्रोजन इसके ऊपर लगे होंगे। अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करती हूँ तो मेरे पास बन जाएगा CH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब वो CH3 पॉजिटिव जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम सोच रहे थे कि 1 2 3 ये टेट्राहेड्रल ही होना चाहिए, यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा। जब ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है, जिसका हाइड्रोजन गायब हो गया, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये जो 3 हैं वो क्यों टेट्राहेड्रल में रहेंगे, वो कहेंगे हम जब ये ही गायब हो गया और 3 हमारे पास अब क्या है, एटम है हाइड्रोजन के, तो हम क्या करेंगे, हम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया और एक जो है अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हमारे पास रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन। क्लासिफिकेशन में जैसे हमारे पास कार्बन होता है तो हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन टर्शरी होता है, सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है, और मिथाइल वाले हाइड्रोजन होते हैं। इसी तरीके से मिथाइल वाला कार्बोकटायन, ऐसा कार्बोकटायन जिसमें CH3 है, दैट इज़ मिथाइल कार्बोकटायन या मिथाइल कटायन। इथाइल मतलब जो प्राइमरी वाला होता है, सेकेंडरी में 2 CH3 लगे होंगे और टर्शरी में 3 CH3 लगे होंगे। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कार्बोकटायन इज इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा कार्बो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और मिथाइल में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है और क्यों। ठीक है, तो इन्होंने कहा टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, ये तो सबको याद हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा वो पता होना चाहिए। कार्बोकटायन के पास है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को जो भी स्टेबलाइज करेगा तो क्या होगा, वो जो है वो उसे स्टेबल बना रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज को जो भी स्टेबलाइज कर रहा है वो इस कार्बोकटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो अगर जितने ज़्यादा R ग्रुप है उतना ये स्टेबलाइज होगा तो स्टेबिलिटी टर्शरी की ज़्यादा, और अगर जितने ज़्यादा H हैं तो स्टेबलाइज होगा तो मिथाइल की ज़्यादा। अब हम ये देखते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को R स्टेबलाइज करता है या H स्टेबलाइज करता है। ठीक है, H और C का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर बराबर है, तो यहाँ पर इसे क्या चाहिए, यहाँ पर इसे चाहिए कि कोई इसको जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला हो। ठीक है, तो अगर मेरे पास क्या है, जितने ज़्यादा R हैं उतने ज़्यादा क्या है, उतना ज़्यादा हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है। आई थिंक एवरीवन नो व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है तो आप इसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब पता है तो। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है इसके बीच में एक टेंशन क्रिएट करना, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। तो CH3 क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा R लगे होंगे उतना ही ज़्यादा इसे फेस होगा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जो वो है डोनेशन है वो कार्बन की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का रुझान कार्बन की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव को संभालने में आसानी होगी, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ एक H आ गया R की जगह, स्टेबलाइजेशन थोड़ा कम, 2 H आ गए R की जगह, 3 R की जगह, स्टेबलाइजेशन उससे कम, तीनों H आ गए, स्टेबलाइजेशन सबसे कम। ठीक है, आई थिंक एवरीवन गॉट द रीज़न वाई टर्शरी इज़ मोस्ट स्टेबल एंड मिथाइल इज़ लीस्ट स्टेबल। टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसके पास 3 कार्बन है, 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं।
ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में लिखना है आपको, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो है कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। दूसरा, हाइपर कॉन्जुगेशन का भी एक कंसेप्ट आप दे सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो कार्बोकैटायन वाला कार्बन है उसके साथ कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगेंगे वो क्या करते हैं, इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए H पॉजिटिव की फॉर्म में हाइड्रोजन छोड़ देते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। अब इस हाइपर कॉन्जुगेशन का हम फायदा उठाएंगे, जितने ज़्यादा H होंगे उतने ज़्यादा वो टूट कर यहाँ डबल बॉन्ड बनाकर इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को स्टेबल करेंगे। अगर मेरे पास एक CH3 ग्रुप है, दिस H एंड H, तो वो 3 कार्बन देगा, किसके लिए, इसे तोड़ कर स्टेबलाइजेशन दिखाने के लिए। अगर इस कार्बन के पास यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है तो क्या हो जाएगा, इसके पास 9 हो जाएंगे। ठीक है। तो टर्शरी के केस में हमारे पास क्या होते हैं, 9 कार्बन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाकर स्टेबलाइजेशन करते हैं। सेकेंडरी के केस में हमारे पास 6 होते हैं और इथाइल के केस में, मतलब प्राइमरी के केस में मेरे पास 3 होते हैं और मिथाइल के केस में हमारे पास 0 होते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से नंबर ऑफ हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो गए, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट है। ठीक है। इसको आपको बताना है, समझना है, और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में या कॉल करके बताना कि आपको क्या समझ नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके। थर्ड जो है कॉन्जुगेशन। ठीक है। अगर ये तो जो हमने बातें की थी वो सारा सिंपल CH3 CH2 इस वाली चेन की थी। अगर मेरे पास कार्बोकैटायन मिथाइल इथाइल के अलावा बेंजाइल पे हो तो क्या करेंगे। ठीक है। बेंजाइल का मतलब है बेंजीन रिंग के साथ CH2 पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद द डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग, मतलब रेजोनेंस आ जाएगी और रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन आ जाएगी। ठीक है। तो भाई जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का सर्कुलेशन होगा उतनी ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल रहता है। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन एंड थर्ड वन इज कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। ओके। तो इस तरीके से आप इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपके पास क्या क्वेश्चन आएगा, आपके पास 3-4 स्ट्रक्चर आएंगे, जैसे कि ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, 3-4 स्ट्रक्चर आएंगे और आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा स्टेबल है या इसकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है। तो वो आपको पीछे क्वेश्चन है जो उनको उनसे प्रैक्टिस करना है और अपना उसे स्टेबल बनाना है, उसे समझना है कि क्यों स्टेबिलिटी किस बेस पे जो है इनकी इस वे से है। पहले सॉल्व क्वेश्चन करेंगे और फिर अनसॉल्व को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ये, इसके अलावा विनाइल फिनाइल की बता रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विनाइल या फिनाइल है तो उसमें क्या होता है, मतलब अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में क्या करना है। ठीक है। तो जिसमें डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या होते हैं, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, दीज आर हाईली अनस्टेबल। क्यों होते हैं, क्योंकि वो ना तो उनमें रेजोनेंस होती और ना ही वो जो है इंडक्टिव इफेक्ट शो कर सकते, तो उनके अंदर रेजोनेंस नहीं होती। रेजोनेंस के लिए तो प्लस से साइड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर प्लस वाले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड हो गया तो शिफ्टिंग कहाँ होगी, शिफ्टिंग होगी नहीं पॉजिटिव चार्ज की, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो एक बार मैं रिकैप कर रही हूँ आपको अभी तक का कि रिएक्शन इंटरमीडिएट मैंने शुरू किया था, वो उसमें बहुत जनरल बातें थी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को दिखाने के लिए कैसे कैसे हम नोटेशन करते हैं। उसके बाद जो मेन टॉपिक हमारा शुरू हुआ था दैट इज़ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें हमने कार्बोकैटायन जो है हमारा जो ख़त्म कर लिया है। ठीक है। और उसमें क्या है, उसमें टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी एंड मिथाइल, ये 4 तरह के कार्बोकैटायन है जिनकी स्टेबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। कैसे कैसे उसका ऑर्डर होता है। ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, कि अगर किसी कार्बन पे कार्बोकैटायन है और वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि साइड वाले कार्बन से शिफ्टिंग होकर जो कार्बोकैटायन प्राइमरी वाला था वो सेकेंडरी में बदल सकता है, तो ये रिएक्शन प्रेफरेबल होती है, मतलब आसानी से हो सकती है। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मिथाइल शिफ्ट इसके एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता है। ठीक है। अब हमारा जो है
नेक्स्ट जो है टॉपिक आ गया कार्बो अनायन का। कार्बोकटायन में हमारे पास कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था, कार्बो अनायन में मेरे पास कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कैसे आया, पहले तो क्या क्या होगा इसमें, एन अनायन इन विच नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाय ए कार्बन, जो मैंने अभी सिंपली बताया आपके पास कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये कैसे बन सकता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, ये तीन चीज़ें हमें हर एक में करनी है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि ये हमारा कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया जाए, ऐसा इस तरीके से H पॉजिटिव को रिमूव किया जाए, तब हमारे कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसको बनाने के तरीका क्या क्या है, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच एन एटम और ग्रुप सिंगली अटैच टू अ कार्बन लीव इट विदाउट द इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए, CHO, CO2 इस टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल वाले कंपाउंड, ठीक है, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब में यहाँ पर ऐसा कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए इन तीनों में से एक के पास, जिससे क्या हो जाएगा, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है हमारे पास जुड़ा हुआ होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो कार्बन के पास आएगा हमारे नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन पेयर और H पॉजिटिव निकलेगा बाहर। अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया तो कार्बो अनायन बन गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल लेना है जिसमें जो कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन जो रिमूव करके C नेगेटिव बनाना है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं डबल बॉन्ड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दूं तो वो भी क्या करेगा, कार्बन आयन जनरेट कर सकता है। तो दो बहुत सिंपल तरीके हैं जिससे हम कार्बन आयन का जनरेशन मतलब प्रोडक्शन या फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आपको पता है कि हमारे पास जो CH4 होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में से एक कार्बन को, एक हाइड्रोजन को हटाना है H पॉजिटिव को विदाउट गिविंग इट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। H पॉजिटिव तो चला गया बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर छोड़ गया। अब इसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसे अनहाइब्रिडाइज नहीं कर सकते, इसे हाइब्रिडाइज फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, जिसके पास 3 तो हाइड्रोजन है और एक ऑर्बिटल में हमारे पास लोन पेयर है। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विद sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एंगल वही 109 डिग्री 28 मिनट का ही रहेगा। ठीक है, और थोड़ा सा ये जो अब स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल की बजाय जैसे अमोनिया का होता है ना, वैसा सा पिरामिडल बन जाएगा। ठीक है, जिसको आप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन में वही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और जो हमारा मिथाइल कार्बन आयन है, ये 4 तरह के हैं। दिस वन मिथाइल कार्बन आयन, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अब इनकी मैंने आपको बताया था ये क्लासिफिकेशन, और सबसे ज़्यादा जरूरी है इसका क्या, स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए हम बताएंगे जितने, अब मैंने आपको बताया था पहले, कार्बोकटायन का जस्ट अपोजिट कार्बो अनायन होता है। कार्बोकटायन में हमने बात की थी जितने ज़्यादा R होंगे उतना ज़्यादा कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उसकी तरफ करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। अब वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है, पर यहाँ पर बस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज को तो नेगेटिव स्टेबलाइज कर रहा था, बट नेगेटिव चार्ज को तो नेगेटिव क्या करेगा, अनस्टेबलाइज करेगा। इसलिए वहाँ पर जो ऑर्डर था वो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल था। यहाँ पर मिथाइल वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है। फिर इथाइल कार्बोकटायन मतलब प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ठीक है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। ठीक है, अब वही सेम इसमें एक्सप्लेनेशन आएगी। इंडक्टिव इफेक्ट, जितने ज़्यादा R होंगे उतनी ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट उनका जो है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा तो वो नेगेटिव आयन को अनस्टेबलाइज करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन वो आप देख लेंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3 है तो हर एक में क्या होता है, S और P का क्या होता है, करेक्टर होता है। ठीक, sp में 50-50% होता है, sp2 में 33% होता है, तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन। sp3 में 4 हो गए S और 3 P, तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन S करेक्टर जो है हमारा 25% हो गया।
ठीक है। तो एस करेक्टर 25%, जितना ज़्यादा हमारा एस करेक्टर होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो ये भी एक रीज़न है हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारी sp3 है, इसमें जो है हमारा 25% ये है। ठीक है। तो अगर मेरे को इन तीनों में से देखना है तो ये जो हमारा sp3 वाला है, क्या नाम है, वो जो है वो लीस्ट स्टेबल होगा, जबकि sp वाले जिसमें ज़्यादा एस करेक्टर है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो जितने ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, उतनी ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगी। तीसरा कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन, जैसे तीसरा टॉपिक हमारा उसमें था। इसमें यह बताएंगे कि जितना ज़्यादा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा किससे, कॉन्जुगेशन की वजह से, उतनी ज़्यादा इसमें क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है। ये हमारा थर्ड हो गया, इसे आप देख लेना। इसके बाद फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल क्या होता है, होमोलिटिक फ्यूजन से जो बने थे सिंगल सिंगल एंटिटी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो फ्री रेडिकल होते हैं। फ्री रेडिकल में भी हमें यही सेम चीज़ करनी है कि क्या होता है, कैसे बनते हैं और कैसे स्टेबलाइजेशन होते हैं। तो इसमें सीधा इन्होंने जो है ज़्यादा डिटेल नहीं दे के सिंपल बताया है कि जो हमारा फ्री रेडिकल है, सॉरी यहाँ इसका ये वाला बीच में पेज रह गया, फ्री रेडिकल है ये बनते कैसे हैं, थर्मल या फोटोकेमिकल हाइड्रोलिसिस से या ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शन से, ये दोनों से बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जब मेरे पास कार्बोकैटायन था उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था तो sp2 हो गया था। ठीक है। इसमें जब लॉन पेयर था कार्बोनायन में तो वह sp3 था। अब ये यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में चला जाएगा तो यहाँ पर sp2 फिर से हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन में हमने करना है प्राइमरी वही मिथाइल, फिर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है। तो टर्शरी इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ऑब्वियसली ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए जितने ज़्यादा हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलेगी, जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप लगेंगे उतनी ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी आएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है तो एक्सप्लेनेशन में एक तो हम नाम दे देंगे हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से ये स्टेबलाइजेशन आते हैं, तो जो इसमें सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उसमें उससे कम, इससे उसमें कम, इसमें बिल्कुल नहीं होता। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन 9 हाइड्रोजन है, इसमें 6 है, इसमें 3 है और इसमें 0 है। तो जितना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा उतनी ही ज़्यादा जो है हमारे पास क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास रेजोनेंस है। रेजोनेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस सब के लिए। ठीक है। तो ये तीन जो है हमारे पास कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल, इन तीनों को आपको करना है। कार्बीन जो है बहुत छोटा सा है, इसमें क्या करना है, कार्बीन हमारे पास क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो न्यूट्रल है, डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट का मतलब CCl2 दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जैसे CH4 2 इलेक्ट्रॉन, मिथाइलिन या डाइक्लोरोमिथाइलिन ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, जो कार्बन है वो कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है 2 एटम्स के साथ, और 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है इसके पास पड़े होते हैं जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और बहुत रेयर चांस में किसी रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक है। तो ये 2 तरह के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ठीक है। सिंगलेट का मतलब है जो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वो पेयर्ड होते हैं। ठीक है। वो एक ही ऑर्बिटल में ऐसे पड़े हुए होते हैं, ऐसे साथ में। तो ये +½ ये -½ एक दूसरे के साथ स्पिन कैंसिल हो गई, और स्पिन कैंसिल हो गई तो जो हमारा रूल होता है स्पिन का 2s+1। ठीक है। अगर वो s0 है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पिन हो गई ऑल ओवर स्पिन 1 हो गई। और अगर ये अलग अलग ऑर्बिटल में है, एक इधर है और दूसरा इधर है, तो ये भी मान लो +½ या -½ तो ये जो है दोनों अलग अलग होंगे तो इनका जोड़ 1 हो जाएगा। 2 × 1 + 1 जो है हमें 3 देगा। तो जब 3 होगा, जब हमारी स्पिन जो है स्टेट 3 होगी तो ये ट्रिपलेट कहलाएगा, और 1 होगी तो ये सिंगलेट कहलाएगा। सिंगलेट में हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे और ट्रिपलेट में अनपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ट्रिपलेट बायरेडिकल होता है, मतलब इसमें दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग शेयर कर सकते हैं। सिंगलेट जो है हमारे पास ये एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसकी अगर फॉर्मेशन करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल है इसके कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन में ये जो बनता है कैसे बनेगा।
CH4NH2 CH2NH2 ये एक मॉलिक्यूल है हमारा डायजोमीथेन, जिसको मैं हल्का सा गर्म करूँगी तो ये N2 उड़ जाएगा, N2 उड़ जाएगा तो CH2 बच जाएगा। इसी तरीके से कीटीन है हमारे पास, कीटीन के केस में भी हम ये बना सकते हैं, या फिर फिनाइल ऑक्सीरेन के केस में हम इसको बना सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके से बनाना हो गया। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, सिंगलेट और ट्रिपलेट का दोनों बताना है कि सिंगलेट में हमारे पास दोनों एक में ही प्रेजेंट है और ट्रिपलेट में हमारे पास अलग अलग जगह प्रेजेंट है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन का, ठीक है। और स्टेबिलिटी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे हम बता देंगे कि ये जो है सिंगलेट वाले कम स्टेबल है क्योंकि एक में ही दोनों घुसे हुए हैं, और ट्रिपलेट जो है ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि अलग अलग जगह हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। तो साथ में होंगे तो लड़ाई करेंगे और स्टेबिलिटी कम होगी, और अलग अलग होंगे तो शांति से रहेंगे, अलग अलग कमरों में बैठे हैं तो लड़ाई नहीं करेंगे और वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कार्बोकटायन, कार्बोआनायन और फ्री रेडिकल कार्बीन चारों इंटरमीडिएट्स हो चुके हैं, और इतना करोगे तो आपका एक क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक करिए, नेक्स्ट सेकंड वीडियो में बनाती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।